किसी गैस के लिए Cp एवं Cv की परिभाषा देते हुए सिद्ध करेंगे कि आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो ये कैसे सिद्ध होगा ये देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो Cp और Cv की हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो गैस की दो विशिष्ट ऊष्माएं होती है, ठीक है। एक स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और एक स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। तो इसका आंसर गैस की विशिष्ट ऊष्मा दो प्रकार की होती है। पहला क्या है, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो स्थिर आयतन पर मतलब जब आयतन स्थिर रहता है ना, जैसे कि किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को स्थिर आयतन पर गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। मतलब ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए भी जितनी आवश्यकता होती है ऊष्मा की, उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। और इसे Cv से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह स्थिर दाब पर सेकंड है हमारा स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। इसे Cp से दर्शाते हैं, ठीक है। गैसों की आणविक
विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? 1 मोल गैस के लिए गैस की दोनों विशिष्ट ऊष्माएं निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। 1 मोल गैस के लिए गैस की दोनों विशिष्ट ऊष्मा को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। ठीक है। स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल के ताप को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे CV से दर्शाते हैं। ठीक है। और दूसरा है स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल के ताप को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। इसे CP से दर्शाते हैं। ठीक है। पहला, स्थिर आयतन पर किसी गैस के N मोल के ताप को ΔT बढ़ाने पर, अब जब ताप आयतन स्थिर है ना, तो कोई गैस है, तो ये तो था 1 मोल के लिए। अब उसी तरह N मोल के लिए यदि ताप में वृद्धि ΔT होती है ना, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। ठीक है। 1 मोल के लिए 1 केल्विन हो गया है ना, और मान लो मोलों की संख्या ज़्यादा है ना, N मोल है, तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? ΔQ = NCV ΔT। ठीक है। इसी तरह सेकेंड है हमारा स्थिर दाब पर किसी गैस के N मोल के ताप को ΔT बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी? ΔQ = NCP ΔT। ठीक है। और CP बड़ा होता है CV से। ठीक है।
जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है। जब स्थिर आयतन पर किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा पूर्णतः उसके ताप में वृद्धि करने में व्यय हो जाती है। ठीक है, जो इसका एक भाग होता है वो क्या होता है? गैस के ताप के वृद्धि में व्यय होता है और दूसरा भाग उसके आयतन को बढ़ाने में। ठीक है, इसका एक भाग गैस के ताप को बढ़ाने में और एक भाग दूसरा लिखेंगे। यहाँ दूसरा भाग किसमें होता है? आयतन को बढ़ाने में व्यय हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है? स्थिर दाब के विरुद्ध कार्य करने में, अर्थात स्थिर दाब के विरुद्ध कार्य करने में। ठीक है, अतः Cp बड़ा है Cv से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जो Cp है बराबर Cv प्लस गैस के 1 मोल के ताप को 1 केल्विन बढ़ाने के दौरान स्थिर दाब के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। स्थिर दाब के विरुद्ध कार्य करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? या क्या बोल सकते हैं इसको? Cp माइनस Cv इक्वल टू गैस के 1 मोल के ताप को 1 केल्विन बढ़ाने के दौरान स्थिर दाब के विरुद्ध कार्य करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, इस कारण से Cp बड़ा होता है Cv से। ठीक, क्या है ये? बेलनाकार बर्तन A, B, C और D। ठीक है, अब इस पर एक घर्षण रोधी वायु रोधी पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक, और इसमें क्या है? गैस भरी हुई है 1 मोल।
ठीक। और इसका प्रारंभिक दाब क्या है? P, ठीक। इसका प्रारंभिक दाब क्या है? P, ठीक। और आयतन है V1, ठीक। अब जो दाब है इसको स्थिर रखते हुए, ठीक है, इसके ताप में वृद्धि करते हैं। तो जो पिस्टन है ये एक और बना लेते हैं, ABCD। जो पिस्टन है यहाँ से उठ के इधर चली जाएगी। मान लो पिस्टन यहाँ आ गई ताप वृद्धि करने पर, है ना। तो जो आयतन होता है वो V1 से बढ़कर V2 हो जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? मान लो x है, पिस्टन द्वारा तय की गई दूरी, है ना। और पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है तो लिख लेते हैं, ठीक है। पहले मान लो ABCD, ठीक है, एक बेलनाकार पात्र है जिसमें गैस भरी हुई है और इसमें घर्षण रहित और वायु प्रतिरोधक पिस्टन लगा हुआ है। बर्तन में T केल्विन ताप पर 1 मोल गैस है, ठीक है। तब गैस का प्रारंभिक दाब P और आयतन V1 है। जब ताप में वृद्धि T+1 बराबर T+1 केल्विन की जाती है स्थिर दाब पर, तो आयतन में वृद्धि V2 हो जाती है। और जो पिस्टन है, पिस्टन अपनी प्रारंभिक स्थिति से ऊपर x दूरी उठ जाता है, ठीक है। ये x दूरी ऊपर उठ जाता है, ठीक है, पिस्टन। और मान लो जो पिस्टन है, ये पिस्टन, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का
क्षेत्रफल क्या है, ए है मान लो। ठीक है, पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक है, गैस द्वारा जो पिस्टन पर बल लगता है ना, यहाँ से गैस द्वारा पिस्टन पर जो बल लगाया जाता है वो क्या होगा, इसलिए गैस द्वारा पिस्टन पर लगाया गया बल बराबर दाब गुणित क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या आ गया, दाब क्या है मान लो P, ये है ना P प्रारंभिक दाब, और क्षेत्रफल क्या है A। तो ये क्या होगा, दाब के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, अतः गैस द्वारा स्थिर दाब P के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा, ये हो जाएगा बल गुणित दूरी। ठीक है, तो ये आ गया P गुणित A गुणित x, बल P है और दूरी कितनी है x। ठीक है, यहाँ से ये पिस्टन यहाँ से यहाँ तक खिसकी है ना, तो दाब के विरुद्ध कार्य किया गया है ना, तो ये आ गया। ठीक है, परंतु क्या होता है, Ax बराबर क्या होता है, V2 माइनस V1 बराबर आयतन में परिवर्तन, और आयतन में परिवर्तन बराबर जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और जो पिस्टन की दूरी V1 से V2 होने में है ना, के बराबर होती है। ठीक है, अतः गैस के स्थिर दाब पर दाब के विरुद्ध किया गया कार्य बराबर P V2 माइनस V1, परंतु Ax क्या हुआ, V1 से V2 के बीच की दूरी है ना, आयतन में जो परिवर्तन हुआ V1 से V2 होने में, तो Ax के बराबर है ना, तो किया गया कार्य क्या हो गया, P V2 माइनस V1। ठीक, इसलिए स्थिर दाब P के विरुद्ध किए गए कार्य के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी, आवश्यक ऊष्मा ये होगी P V2 माइनस V1 जूल। अतः Cp माइनस Cv इक्वल टू P V2 माइनस V1, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। परंतु आदर्श गैस समीकरण से, परंतु आदर्श गैस समीकरण से क्या होगा, ये होता है PV1 इक्वल टू RT है ना, या
V2 इक्वल टू आर टी प्लस 1, इसलिए PV2 माइनस V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, PV2 माइनस PV1। ठीक, और इसमें मान रख दिए यहाँ से, तो PV2 बराबर आर T1 प्लस 1 माइनस PV1 बराबर RT। ठीक, यहाँ से RT कट गया, बच गया R। ठीक है, ये आ गया PV2 माइनस V1 इक्वल टू R। इसका मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 क्या है, ये यहाँ रख दिए तो ये आ गया CP माइनस CV इक्वल टू R। और यही हमको सिद्ध करना था, है ना, और यही हमको सिद्ध करना था कि CP माइनस CV इक्वल टू R। ठीक है, इस संबंध को सबसे पहले मेयर ने ज्ञात किया था, इसलिए इसे मेयर समीकरण भी कहते हैं, मेयर समीकरण। ठीक है।